स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अब हम 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर नीट में इसके वेटेज की बात करें तो मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है। इसी के साथ साथ जब हम प्लांट किंगडम की फाइलोजेनी देखते हैं, फाइलोजेनी का मतलब कि इसकी जातीय उद्विकास को हम देखते हैं, जाति वृत्तिता को देखते हैं, तो सबसे पहले थेलोफाइट आता है, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इनके फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग इनके लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ये कंप्लीटली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ साथ एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो डायग्राम के साथ साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है वेटेज मैंने बता ही दिया है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तक भी पूछे जा सकते हैं, 10 के अलावा 12 भी पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर रिलेट करता है आपके 12th वाले पोर्शन से भी रिलेट करता है, क्योंकि लास्ट में एंजियोस्पर्म दिया हुआ है। तो एंजियोस्पर्म को पूरा कवर किया गया है 12th के सेकेंड चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये रिलेट करता है आपके 12th के सेकेंड चैप्टर से, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित 4 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हमने 12th क्लास में 11th क्लास में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है और वहाँ पे नॉस्टॉक के बारे में भी हमने देखा। तो उसमें हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में और अवायवीय दशाओं में, जहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं। देखिए, सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं क्या? यदि यहाँ पर हम बात करें सभी जीवाणु विषमपोषी हैं। जब यहाँ पे जीवाणु की हम बात करते हैं तो जीवाणुओं के उद्विकास की यदि बात करें तो सबसे पहले जो जीवाणु आए हैं वो विषमपोषी हैं, लेकिन उसके बाद जो जीवाणु आए हैं वो कैसे होते गए? स्वयं पोषी होते गए। ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाने लगे, लेकिन शुरुआत में जो आए वो पूरी तरह से विषमपोषी प्रकार के थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सी स्टेटमेंट, साइकस और मार्केंशिया उभय लिंगाश्रयी होते हैं। देखिए, साइकस और मार्केंशिया ये दोनों ही डायोशियस प्रकार के हैं, ये यूनिसेक्सुअल हैं। फिर इसके बाद में डाई एटम की भित्ति आसानी से नष्ट हो जाती है, बल्कि डाई एटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका की बनी होती है, वो आसानी से नष्ट नहीं होती है। तो ये जो नीचे के तीनों स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, और ऊपर वाले स्टेटमेंट की हम सिर्फ बात करें, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन पहला दिया हुआ है 3 कथन, और दूसरा दिया हुआ है 4 कथन सही है, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 कथन सही है, और चौथा दिया हुआ है कि 1 ही सही है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 1 ही कथन सही है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए सामान्यतः पुष्पीय लक्षण प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि पुष्पों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। दूसरा है, पुष्पों को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाता है। तीसरा है, प्रजनन भाग अधिक सुरक्षित होता है। चौथा है, पुष्पों के साथ अच्छे से कार्य किया जाता है। एक बार फिर क्वेश्चन को रीड करिए। एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए सामान्यतः पुष्पीय लक्षण का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि जब हम 11th क्लास में आगे, क्योंकि हमने तो सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो हमने यहाँ पर जब फैमिली के बारे में देखा, पुष्प चित्र के बारे में देखा,
पुष्प सूत्र के बारे में देखा, तो पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये अत्यधिक संरक्षित है। पुष्प की जो संरचनाएं होती हैं वो संरक्षित प्रकार की होती है, इसलिए हम पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र का उपयोग करते हैं जितने भी पादप हैं उनके वर्गीकरण के लिए। तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रजनन भाग अधिक संरक्षित प्रकार का होता है, इसीलिए इसे वर्गीकरण के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए और विषम बीजाणु पादपों को पहचानिए। देखिए, पहला जो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिलेजिनेला के बारे में, दूसरा ये फार्न के बारे में दिया हुआ है, तीसरा ये मार्केंशिया के बारे में दिया हुआ है और चौथा यहाँ पे गिंगो के बारे में दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि विषम बीजाणुकता किस में पाई जाती है। देखो, विषम बीजाणुकता की शुरुआत कहाँ से हुई है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है, और अगर हम शुरुआत से बात करें, एल्गी से बात करें, मतलब थेलोफाइटा से बात करें, थेलोफाइटा फिर ब्रायोफाइटा फिर टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा से यहाँ पर स्पष्ट रूप से विषम बीजाणुकता की शुरुआत हुई है। तो इनमें से कौन से मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि विषम बीजाणुक है? अब मैंने आपको बताया उस बेसिस पे आप बता सकते हैं। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर ये एक तो ए है, ए, और दूसरा है यहाँ पर ये डी, ए और डी, ए और डी, ये दोनों ही विषम बीजाणुक है, क्योंकि एक तो जिम्नोस्पर्म में आ रहा है और एक टेरिडोफाइट में आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों किससे रिलेट करते हैं? ये दोनों ही रिलेट करते हैं विषम बीजाणुकता से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है। जब हम स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? पाइनस की बात करेंगे, ठीक है, टेरिस की बात करेंगे, या फ्यूनेरिया की बात करेंगे, साइकस की बात करेंगे। पहले तो ये समझिए कि स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, इसे ध्यान से समझिए, एकांतरण, ठीक, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और हमेशा यहाँ पे जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हो, लाइफ साइकिल आपने पढ़ी भी है, थेलोफाइटा की, ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की, सबकी लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है, और उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा यहाँ पे प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है, या कौन सा डिपेंडेंट है या कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो जब मैं यहाँ पे स्पोरोफाइट की बात करती हूँ, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये दो अवस्थाएं होती है पादपों में। एक तो पादपों की दो पादप, जितने भी पादप होते हैं तो उनके पूरे जीवन चक्र में उनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्पोरोफिटिक अवस्था और एक गैमेटोफिटिक अवस्था। तो स्पोरोफिटिक अवस्था, पादप का पूरा शरीर स्पोरोफाइट होता है, और पादप में ऐसी जहाँ पे पादप के जननांग होते हैं, पादप की जहाँ पे युग्मक बनते हैं, वो उनके गैमेटोफाइट हैं। तो ये हमेशा n होते हैं, स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है, गैमेटोफाइट हमेशा n होगा, स्पोरोफाइट हमेशा 2n होगा। ठीक, अब इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि जिसमें दोनों ही कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, और ये भी स्वतंत्र है, ये भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। ये भी स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इसे हम कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और ऐसा देखा जाता है किसके अंदर? ऐसा देखा जाता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। जब मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, अभी फिर बता देती हूं मैं आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम शुरुआत करते हैं थेलोफाइटा से, थेलोफाइटा, फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म। ओके, ये सब आपको पता है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे इसके
हम बात करें, ये तो मैं लिख रही हूं स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोरोफाइट, और इधर लिख रही हूं गैमेटोफाइट। जब थैलोफाइटा की बात करते हैं तो थैलोफाइटा में जो गेमेटोफाइट है वो विकसित प्रकार का होता है और जो स्पोरोफाइट है वो हासित प्रकार का होता है। इसी वजह से यहाँ पर थैलोफाइटा में जो गैमेटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट कैसा है, डिपेंडेंट। उसी तरह से ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइट कैसा है, डिपेंडेंट है। जब मैं टेरिडोफाइटा की बात करती हूँ, ध्यान देना, जब मैं टेरिडोफाइटा की बात करती हूँ तो टेरिडोफाइटा में चाहे स्पोरोफाइट हो तो वो भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट तो वो भी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और यहाँ पे ये तो कैसे निर्भर है, इसका स्पोरोफाइट कैसा है, निर्भर है। इसका स्पोरोफाइट कैसा है, निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, गैमेटोफाइट के ऊपर निर्भर है। उसी तरह से जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट विकसित प्रकार का हो जाता है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाता है एंजियोस्पर्म। और इनके गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट इनके डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये गैमेटोफाइट इनके हो जाते हैं डिपेंडेंट। डी का मतलब डिपेंडेंट, आई का मतलब इंडिपेंडेंट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टेरिडोफाइट में क्या पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पीढ़ी एकांतरण, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ आप देख लीजिए, पहला एग्जांपल दिया हुआ है पाइनस का, जो कि जिम्नोस्पर्म में आता है। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ठीक, एक और बात बता देती हूँ कि टेरिडोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा में भी और ब्रायोफाइट में भी। तो यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल जिसमें होती है उसमें भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में स्वतंत्र रूप से पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। ठीक, तो ये टेरिस आता है टेरिडोफाइटा में, फ्यूनेरिया, फिर उसके बाद में साइकस। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। ये सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेरिस किसके अंदर आता है, ये आता है टेरिडोफाइट के अंदर। नेक्स्ट, सभी संवहनी पादपों में युग्मकोद्भिद का मुक्त जीवी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पे हमें चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो ये बोल रहे हैं कि सभी संवहनी पादपों में, मतलब वैस्कुलर प्लांट्स में, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, में युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद का मतलब गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मुक्त जीवी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है मोस, फर्न, कॉनिफर्स में युग्मकोद्भिद न्यूनकारी विभाजन से युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये बोल रहा है मोसेस, फिर उसके बाद फर्न और उसके बाद कॉनिफर्स, ये युग्मकोद्भिद न्यूनकारी विभाजन से युग्मकों का निर्माण करते हैं। जब हम यहाँ पे कॉनिफर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वालों के पास में गैमेटिक मियोसिस होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, युग्मकोद्भिद में न्यूनकारी विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकों का निर्माण युग्मकोद्भिद के न्यूनकारी विभाजन से नहीं होता है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आगे चले, सभी बीजीय पादप विषम बीजाणुक होते हैं। ये सही है कि जितने भी बीजीय पादप हैं वो विषम बीजाणुक हैं। मॉस में युग्मकोद्भिद में दो अवस्थाएं, पहली प्रोटोनिमा और दूसरी पर्णिल अवस्था होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जितने भी मॉसेज होते हैं उसमें युग्मकोद्भिद में दो अवस्थाएं होती हैं, पहली प्रोटोनिमा और दूसरी होती है पर्णिल अवस्था। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है, ए और बी गलत है, सी और डी ये सही है, और केवल सी और केवल ए बी सी डी। तो यहाँ पे ये सी स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट सही है। ठीक, ए और बी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक बार फिर बता देती हूँ कि मॉस, फर्न और कॉनिफर्स, तो यहाँ पे कॉनिफर्स है, इनमें लिखा है कि युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद का मतलब गैमेटोफाइट। तो युग्मकोद्भिद तो खुद एन होता है और इसमें
न्यूनकारी विभाजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे हो सकता है युग्मकों के निर्माण के लिए? यदि आपको n से n बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? यहाँ पे माइटोसिस करेंगे, ठीक है। मियोसिस आप कैसे करेंगे? n से ये गैमेटोफाइट तो ऑलवेज n होता है ना, मैंने आपको क्लास में बताया है कि गैमेटोफाइट इज ऑलवेज n, हमेशा n ही होता है। तो उससे जब आपको युग्मक बनाने होंगे तो आपको माइटोसिस करवाना होगा, ना कि मियोसिस। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है ही सही। और फिर उसके बाद में सी और डी ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीज स्वभाव के लिए आवश्यक नहीं है? बीज स्वभाव के लिए जरूरी होती है हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब विषम बीजाणुकता, ये होना जरूरी है। तो यहाँ पे विषम बीजाणुकता की प्रकृति बिल्कुल सही है। स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण, देखिए पीढ़ी एकांतरण, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण केवल टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स से शुरुआत हुई है विषम बीजाणुकता की, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा कहना कि केवल स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण से ही बीज स्वभाव होता है, ये गलत है। तीसरा है मादा युग्मकोद्भिद का पैतृक बीजाणुद्भिद पर जुड़े रहते हैं। और चौथा है गुरु बीजाणुधानी पर अध्यावरण की उपस्थिति होती है। तो निम्न में से बीज स्वभाव के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए चौथा है गुरु बीजाणुधानी पर अध्यावरण की उपस्थिति, क्योंकि गुरु बीजाणुधानी जो होती है उसमें गुरु बीजाणु होते हैं और गुरु बीजाणु आगे जाके क्या करते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन की तो जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मादा युग्मकोद्भिद का पैतृक बीजाणुद्भिद पर जुड़े होते हैं, ये भी सही है। हमें पता है कि जिसमें बीज का निर्माण होता है तो जो स्पोरोफाइट है उस पर गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। जैसे पूरा पादप है, जैसे आम है तो आम का पूरा एक पेड़ है तो वो बीजाणुद्भिद है, और उसके ऊपर फल आ रहा है या उसके ऊपर पुष्प आ रहे हैं तो वो पुष्प क्या है, उसका युग्म, मतलब पुष्प तो जो है वो पुष्प तो उसका बीजाणुद्भिद ही है। लेकिन उस पुष्प के अंदर जो भी भ्रूण बनेगा वो भ्रूण पैसे पहले अंडकोशिका होगी, तो अंडकोशिका अपने आप में क्या है, युग्मकोद्भिद। और अंडकोशिका जिस युग्मकोद्भिद के अंदर होगी जिसे हम कहेंगे भ्रूणकोश, तो भ्रूणकोश भी कैसा होता है, एन होता है, युग्मकोद्भिद होता है। और भ्रूणकोश किसके पास में होता है, अंडाशय के पास में, और अंडाशय कैसा होता है, बीजाणुद्भिद, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? मैं एक बार ऐसे समझा देती हूँ। देखो ये आप देखो, ये तो आप जानते हैं स्त्री केसर है, ये अंडाशय है, ठीक, ये आपको पता है। और ये मैं पुष्प बना रही हूँ, तो ये पुष्प के दल है, ये पुष्प का दल है, बाह्य दल बाकी आप सब जानते हैं, और ये इसका पुष्पासन है। तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी अंडकोशिका, ये आपको पता है कि इसके अंदर यहाँ पे अंडकोशिका है, निषेचन होगा। अब निषेचन बाद की बात है, लेकिन हम ये माने कि ये अंडकोशिका है। यहाँ पे ये इसका भ्रूणकोश है, ये इसका क्या है, भ्रूणकोश। ये तो आपको पता है कि जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष की बात नहीं कर रही हूं मैं, भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक, ये कैसा होता है, ये होता है एन का मतलब ये युग्मकोद्भिद है। ये क्या है, युग्मकोद्भिद। बाकी ये पूरा पुष्प क्या है, बीजाणुद्भिद है। ये भी बीजाणुद्भिद है, ये भी बीजाणुद्भिद है, ये पूरा पुष्प क्या है, बीजाणुद्भिद है। और इस बीजाणुद्भिद के अंदर क्या है, युग्मकोद्भिद है, ठीक है। ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश, ये क्या है, युग्मकोद्भिद। और ये युग्मकोद्भिद किसके अंदर है, बीजाणुद्भिद के अंदर है। तो यहाँ पे युग्मकोद्भिद किसके ऊपर निर्भर है, बीजाणुद्भिद के ऊपर निर्भर है। तो ये स्टेटमेंट कहना सही है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकंड, कि ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये सही नहीं है, कि इसी की वजह से बीजी स्वभाव के लिए ये जरूरी है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। निम्न में से किसमें स्त्रीधानी उपस्थित होती है, स्त्रीधानी उपस्थित होती है? पहला लिखा हुआ है कारा, दूसरा लिखा हुआ है टेरिस, तीसरा लिखा हुआ है सिलेजिनेला, और चौथा लिखा हुआ है 2 और 3 देखो। स्त्रीधानी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। स्त्रीधानी का मतलब ये बात कर रहा है आर्कीगोनियम की, ये बात कर रहा है, आर्कीगोनियम, ठीक है ना। एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम आपने नाम सुना होगा, तो ये बात कर रहा है आर्कीगोनियम की। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे थैलोफाइटा की।
ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैं बता रही हूँ, इसलिए आप इनको ध्यान में रखें। थैलोफाइटा, फिर उसके बाद में आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में आता है टेरिडोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा के बाद में आता है आपके जिम्नोस्पर्म। ये सीक्वेंस तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले थैलोफाइटा से, जिसमें एल्गी आती है। तो थैलोफाइटा में क्या होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को तो स्त्रीधानी कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को सॉरी स्त्रीधानी नहीं, उसे कहा जाता है ऊगोनियम, ऊगोनियम। तो थैलोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन, इसको मैं एमएसओ लिख रही हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, नर जननांग, और इसको मैं लिख रही हूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है ऊगोनियम, इसे कहा जाता है ऊगोनियम। ध्यान रखना, शैवाल के अंदर थैलोफाइटा में फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ऊगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं यहाँ पे एंथ्रीडियम, इसे कहते हैं एंथ्रीडियम। अब क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशन में जब ब्रायोफाइटा की बात करते हैं और टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में ही यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और इसको कहा जाता है आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, ठीक। और अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, एंजियोस्पर्म तो आप जानते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मेल यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, एंजियोस्पर्म में भी पोलन ग्रेन ही होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी पोलन ग्रेन होते हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहाँ पे क्या होती है, फीमेल में यहाँ पे आपके ऊगोनियम होगा, ऊगोनियम तो यहाँ पे है ही सही, तो यहाँ पे आपके क्या होता है, एग सेल, एग सेल, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रख। अब आप आर्कीगोनियम के बारे में इसने पूछा है, स्त्रीधानी के बारे में पूछा है, आर्कीगोनियम के बारे में पूछा है, तो आर्कीगोनियम किस किस के पास है, ब्रायोफाइटा के पास में, टेरिडोफाइटा के पास में। अब आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, इससे आप पता लगा सकते हो। कारा किस में आता है, शैवाल में आता है, तो शैवाल के पास क्या होती है, ऊगोनियम होती है। फिर आप ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में सिलेजिनेला, तो ये भी आपके टेरिडोफाइट है, तो इसमें आपके क्या आ गया, 2 और 3, ये दोनों ही किसके अंदर आ जाएंगे, टेरिडोफाइटा में, और इसके पास में क्या होती है, स्त्रीधानी उपस्थित होती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पाइनस के लिए सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रावलाभ मूलें पाई जाती हैं, और नर व मादा शंकु अलग अलग पादप उत्पन्न होते हैं। तीसरा है बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही रहता है, मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही रहता है। और चौथा लिखा हुआ है सामान्यतः कीट परागण पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा पाइनस के लिए सही है। तो पाइनस क्या है, पहले तो ये जानिए कि जो पाइनस है, ये पाइनस ये कैसा होता है, ये मोनोशियस होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो पाइनस है यह जिम्नोस्पर्म में आता है, ये आता है जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म का जो युग्मकोद्भिद होता है, जिम्नोस्पर्म का युग्मकोद्भिद वह बीजाणुद्भिद पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रावलाभ मूलें पाई जाती है, जो कि गलत है, ठीक है। ये फिर इसके बाद में लिखा हुआ है नर मादा शंकु अलग अलग पादप पर उत्पन्न होते हैं, तो ये भी गलत है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही रहता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सामान्यतः कीट परागण पाया जाता है, जबकि इनमें कीट परागण नहीं होता है, इनमें वायु परागण देखने को मिलता है, इनमें देखने को मिलता है वायु परागण। अब क्योंकि यहाँ पे पाइनस की बात हो रही है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपके लास्ट में जब जिम्नोस्पर्म पर आते हैं तो वहां पे साइकस और पाइनस दोनों के बारे में बताया हुआ है, तो आपको साइकस का भी पूरा ध्यान रखना है और पाइनस का भी ध्यान रखना है। साइकस में क्या क्या पाया जाता है, पाइनस में क्या क्या पाया जाता है, कोरोलॉइड रूट किस में पाई जाती है, कोरोलॉइड रूट किस में नहीं पाई जाती, माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस आधार पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और पाइनस और साइकस इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कितने इंगित भाग इस पादप के जीवन चक्र की
प्रभावी अवस्था से संबंधित है। तो पहले तो आप देखिए कि जो प्लांट आपके एनसीईआरटी से दिया गया है ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, फ्यूनेरिया, ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं फ्यूनेरिया, और ये आपके ब्रायोफाइट का मेंबर है, ब्रायोफाइट का ये मेंबर है। अब ब्रायोफाइट में भी हम यहाँ बात करें स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, और गेमेटोफाइट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मतलब ये स्वतंत्र होता है। स्पोरोफाइट अवस्था निर्भर करती है गैमेटोफाइट के ऊपर, किसमें, ब्रायोफाइटा में, ठीक। और इसकी जो ऊपर वाली अवस्था है ये है इसका स्पोरोफिटिक बॉडी, ये स्पोरोफाइट है, ठीक, और ये इसका गैमेटोफाइट है, ये इसका गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। इसमें ये इसका कैप्सूल वाला पार्ट है, कैप्सूल, यहाँ पर बी पार्ट इसका सीटा है, सी इसकी लीव्स है, ये सी वाला पार्ट ये इसका लीव्स है, और डी वाला पार्ट इसका एक्सिस है, ठीक, और ई वाला पार्ट इसकी राइजोइड्स हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स। इसने पूछा है कि कौन से भाग पादप के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था के बारे में संबंधित है। तो प्रभावी अवस्था का मतलब कि इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट यहाँ पे कौन सा है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि ये इसका गैमेटोफाइट है, ये पूरा पार्ट इसका गैमेटोफाइट है, और उसमें 3 पार्ट आ रहे हैं, लीव आ रहा है, एक्सिस आ रहा है और राइजोइड आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड। ये इसका डोमिनेंट पार्ट है, ये इसका प्रभावी पार्ट है, और यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में ये आपको ध्यान रखना है, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों के अंदर जो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है ये डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है और इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये स्वतंत्र होती है, और इसके ऊपर निर्भर होती है बीजाणुभिद अवस्था। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। नेक्स्ट है गेहूं, घास और एक बीजपत्री तथा पादप दर्शाते हैं। गेहूं, घास, ये एक बीजपत्री पादप है तथा ये क्या दर्शाते हैं, तो ये भिन्न श्रेणियों के समान टेक्सा है, ये समान श्रेणी के भिन्न टेक्सा है, ये समान श्रेणी के समान टेक्सा है, या भिन्न श्रेणी के ये भिन्न टेक्सा है। तो देखिए ये भिन्न श्रेणी से आते हैं और भिन्न श्रेणी के ये भिन्न टेक्सा है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं और डिफरेंट टेक्सा है ये, और ये सारे के सारे पादप के अंतर्गत आने वाले हैं। नेक्स्ट है युग्मक, युग्मनजीय अर्धसूत्री युक्त, मतलब ये बात कर रहा है जाइगोटिक मियोसिस की, जाइगोटिक मियोसिस की ये बात कर रहा है, और जाइगोटिक मियोसिस का मतलब ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं अगुणित जीवन चक्र, उसकी ये बात कर रहा है। फिर इसके बाद में लिखा है इसने अर्धसूत्रण युग्मनज अर्धसूत्रण युक्त अगुणित जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात करती हूँ तो ये पाया जाता है शैवालों के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, कवक के अंदर। इसके उदाहरण भी आप लिख लीजिए, शैवाल के अंदर ये पाया जाता है, कुछ कवकों में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब इसमें देख लीजिए शैवाल दिया हुआ है, ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होगा क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। मॉसेस के अंदर नहीं होगा, मॉसेस भी आते हैं आपके ब्रायोफाइट में आते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके हैप्लोडिप्लोन्टिक। फिर जीवाणु इनके अंदर नहीं होगा तो आपके आंसर आ जाएगा शैवाल, ठीक। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ पाई जाती है, शैवालों में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है, साइकस, आर्कीबैक्टीरिया, गिंगो और पाइनस। इनके बारे में तो आप जानते हैं कि ये जीवित जीवाश्म है, किसको छोड़ के, पाइनस को छोड़ के। तो यहाँ पे ये पाइनस ये जीवित जीवाश्म में नहीं आता है। निम्न में से किस पादप समूह में स्वतंत्र युग्मकोद्भिद, देखिए एक बार फिर ये किसकी बात कर रहा है, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद की बात कर रहा है, स्वतंत्र गैमेटोफाइट की बात कर रहा है, स्वतंत्र गैमेटोफाइट और स्वतंत्र बीजाणुद्भिद। मतलब स्वतंत्र बीजाणुद्भिद का मतलब यहाँ पे दोबारा स्वतंत्र स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, ठीक। तो ये किस में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल है देखो जिसमें गैमेटोफाइट भी फ्री हो और
स्पोरोफाइट भी फ्री हो, मतलब स्वतंत्र यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण, ये पाया जाता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये पाया जाता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो अब आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। पहला है मोस्ट, जो कि ब्रायोफाइटा के अंदर आती है, फर्न जो कि टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, पुष्पीय पादप जो कि एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे बीजाणुद्भिद अवस्था स्वतंत्र होती है, लेकिन युग्मकोद्भिद अवस्था निर्भर होती है बीजाणुद्भिद अवस्था के ऊपर। और कॉनिफर्स ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, तो ये दोनों सेम हुए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही बीजाणुद्भिद अवस्था ये स्वतंत्र होती है, ठीक है, लेकिन युग्मकोद्भिद अवस्था कैसी होती है, निर्भर होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो आपके आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके फर्न, आंसर क्या आ जाएगा आपके फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में अचल नर युग्मक पाया जाता है। अचल नर युग्मक मतलब यहाँ पे जो नर युग्मक है ये चल नहीं सकता है, ये गमनशील नहीं है, तो इसमें पहला लिखा हुआ है फाइकस, केलोट्रोपिस, स्पाइरोगाइरा, फिर यहाँ पे जिग्निवा, वॉल्वोक्स, हाइड्रिला, एथ्रोसिरोस, फिनेरिया, स्पाइरोगाइरा, रिक्सिया, डायोप्टेरिस और साइकस। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे साइकस आ जाता है, साइकस में ये ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद में आ रहा है फ्यूनेरिया, स्पाइरोगाइरा, फिर एंथोसिरोस आ गया यहाँ पे, तो इनमें भी चल प्रकार का युग्मक होता है। फिर इसके बाद में आता है वॉल्वोक्स, इसमें चल प्रकार का होता है, हाइड्रिला, इसमें भी चल प्रकार का, फाइकस, कैलोट्रोपिस, स्पाइरोगाइरा। तो यही हमारा आंसर है, इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर अचल प्रकार के नरयुग्मक पाए जाते हैं, फाइकस के अंदर, कैलोट्रोपिस के अंदर, स्पाइरोगाइरा के अंदर। निम्नलिखित में से किस एक युग्मकोद्भिद का मुक्त जीवी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मुक्त जीवी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, निर्भर प्रकार का है, ये कैसा है, निर्भर है, ठीक है। निर्भर का मतलब ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, बीजाणुद्भिद के ऊपर होगा, बीजाणुद्भिद के ऊपर निर्भर होगा युग्मकोद्भिद, ठीक। तो ये ऐसा किस में होता है, मॉसेस के अंदर जो कि ब्रायोफाइटा में आते हैं, कॉनिफर्स के अंदर जो कि जिम्नोस्पर्म में आएंगे, लीवरवर्ट के अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सबसे स्पष्ट है कि कॉनिफर जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इनके अंदर युग्मकोद्भिद निर्भर होता है किसके ऊपर, बीजाणुद्भिद के ऊपर। तो आंसर आ जाएगा आपके कॉनिफर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबीजाणुक होता है, समबीजाणुक का मतलब होमोस्पोर का मतलब जिसमें सभी बीजाणु समान आकार एवं आकृति के होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो उसे हम कहते हैं होमोस्पोर। यहाँ पे सारे बीजाणु एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीज प्रवृत्ति की शुरुआत नहीं हुई है, सीड हैबिट की शुरुआत नहीं हुई है, तो इसमें दिया हुआ है एजोला जो कि बिल्कुल नहीं आएगा, इक्विसिटम, सिड्रस, साल्विनिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इक्विसिटम, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्विसिटम, क्योंकि इक्विसिटम के अंदर क्या पाई जाती है, होमोस्पोरी पाई जाती है। नेक्स्ट, पुंधानी धर किस में पाया जाता है, पुंधानी धर, आपने मार्केंशिया का तो डायग्राम देखा होगा ब्रायोफाइटा के अंदर, तो ब्रायोफाइटा में मार्केंशिया में पुंधानी धर भी है, स्त्रीधानी धर भी है, दोनों का अलग अलग थैलस बताया हुआ है इस प्रकार का, ऐसे लीवर शेप जैसा, ठीक है ना, क्योंकि ये किस में आते हैं, लीवरवर्ट में आते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार की ये बनाई हुई है। तो पुंधानी धर भी है, स्त्रीधानी धर भी है, इसमें आता है मार्केंशिया के अंदर ऐसा पाया जाता है। कारा जो कि एक एल्गी है, इसमें पुंधानी धर नहीं होता है, एडिएंटम में नहीं होता है, यूकेलिप्टस में नहीं होता है स्त्रीधानी धर। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है, यहाँ पे एल्गी है, रोडोफाइसी, लाइकोप्सिडा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, और फियोफाइसी, हिपेटोकॉप्सिडा, लिवरवर्ट्स के बारे में बताया है, तो हमें मैच करना है, ठीक है। मैच कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी का मेंबर है पोलिसिफोनिया आता है रोडोफाइसी में, जिसको हम रेड एल्गी कहते हैं।
फिर इसके बाद में आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है ये आपके सिलेजिनेला में आता है, सिलेजिनेला, ठीक, सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा का मेंबर है। फिर उसके बाद में थर्ड है फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी, इसमें आता है फ्यूकस। फिर इसके बाद में हिपेटोकोप्सिडा जो कि लीवरवर्ट है, इसमें आ जाएगा आपके मार्केंशिया, मार्केंशिया, ठीक। तो ये सारे, ये हिपेटोकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ये आपके ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं। और आपके ये एल्गी है रोडोफाइसी, फियोफाइसी, इनको मैच करना था। तो आसान सा था, आप मैच कर सकते थे। आई में फर्स्ट में आ रहा है बी, सेकंड में आ रहा है सी, थर्ड में आ रहा है ए और फोर्थ में आ रहा है डी। तो इस तरह से आप मैच करके आंसर बता सकते हैं। आंसर आपके आ रहा है फर्स्ट में बी, सेकंड में सी और थर्ड में ए और फोर्थ में डी। तो फर्स्ट मैचिंग से हमारा आंसर बन रहा है, यही आंसर है। पादपों के वर्गीकरण की बेंथम और हुकर पद्धति आधारित है। बेंथम हुकर ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था तो ये क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन था। इसमें केवल कुछ आकारिकी लक्षणों का प्रयोग किया गया, सकल आकारिकी लक्षणों का प्रयोग किया गया, विकासात्मक संबंधों के आधार पर, केवल गुणसूत्रों की संख्या और संरचना व्यवहार के आधार पर। तो जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन था ये सकल आकारिकी लक्षणों के आधार पर था। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड, ये सकल आकारिकी लक्षणों के आधार पे था। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा कौन से एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सिंगल सेल प्रोटीन में भी आता है, 12th पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आपके कवर होता है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है स्पाइरुलिना यूलोट्रिक्स, तो यूलोट्रिक्स आ गया इसलिए हम यहाँ पे गलत करेंगे। यहाँ पे स्पाइरल यानी फ्यूकस में नहीं होता, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों ही सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी उपयोग में किए जाते हैं और इसमें कई सारा प्रोटीन इसके अंदर होता है और इसको मेडिसिनल पर्पस से भी यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके ये आंसर हो जाएगा थर्ड, ये नहीं होगा डिक्टियोटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन दर्शाता है? युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन मतलब ये बोल रहा है जाइगोटिक मियोसिस की बात कर रहा है। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है? हैप्लोन्टिक साइकिल किस में पाई जाती है? शैवाल में पाई जाती है, ठीक है, प्रोटिस्टा में पाई जाती है और किस में पाई जाती है? कवक में पाई जाती है। अब आप देख लो यहाँ पे प्रोटिस्टा दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, एंजियोस्पर्म में नहीं होती है, टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है, तो आपका आंसर आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर ये लाइफ साइकिल पाई जाती है। आई होप कि आपको लाइफ साइकिल अच्छे से आती होगी। आपको नहीं आती है तो मैं आपको बता देती हूँ, 5 मिनट लगेंगे लाइफ साइकिल बताने में। लाइफ साइकिल कैसी होती है देखो, लाइफ साइकिल भी आप देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहली लाइफ साइकिल होती है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं अगुणित जीवन चक्र। अगुणित जीवन चक्र में सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एन गेमिट होता है, एन गेमिट होता है, इन दोनों का संयुग्मन होता है, इन दोनों के जो गेमिट जो युग्मक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, संलयन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी। संलयन से यहाँ बनता है 2n जाइगोट, ये जाइगोट है, ठीक। और इस जाइगोट में अब होगा अर्धसूत्री विभाजन, इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस होगा तो यहाँ पे अब बनेंगे ये स्पोर, ठीक है, ये बनेंगे स्पोर, मतलब एन अवस्था आ गई है, ये 2n थी, 2n से n आ गई। फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा, एडल्ट का मतलब वयस्क में, ये वयस्क में बदल जाएगा और फिर ये वयस्क माइटोसिस के द्वारा अपने युग्मक बनाएगा। ये वयस्क समसूत्री विभाजन के द्वारा अपने युग्मक बनाएगा। तो देखो इस पूरे जीवन चक्र में n अवस्थाएं ज्यादा है और 2n अवस्था कम है। 2n अवस्था देखें तो इतनी सी 2n अवस्था है, ये इतनी सी 2n अवस्था, बाकी पूरा का पूरा 90% कैसा है? n अवस्था है। इसीलिए हम इसे कहते हैं हैप्लोन्टिक साइकिल, क्योंकि हैप्लोन्टिक का मतलब क्या हुआ? अगुणित का मतलब क्या हुआ? n, और इसमें n अवस्था ज्यादा है इसलिए ये हैप्लोन्टिक साइकिल है, ठीक। इसे हम जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जाइगोटिक मियोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है इसलिए इसे कहेंगे जाइगोटिक मियोसिस। इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर शैवाल आती है,
इसके अंदर जिम्नोस्पर्म आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉरी जिम्नोस्पर्म नहीं, इसके अंदर कवक आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन बनता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसी के साथ साथ मैं आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, इसे हम कहते हैं द्विगुणित चक्र, द्विगुणित चक्र। देखिए ध्यान से समझ लो, इसमें n है, इसमें n है, दोनों 2n बनाएंगे, इस 2n से यहाँ पे आगे जाके बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये भी कैसा होगा, 2n होगा। ये स्पोरोफाइट एडल्ट वयस्क बनेगा, ये जब एडल्ट बनेगा तो इस एडल्ट के बनेंगे गैमेट, ये एन गैमेट, और ये एन गैमेट बनाने के लिए यहाँ पे मियोसिस होगा। तो यहाँ पे गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस, इसे हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। अब ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। इसके अलावा एल्गी का एक मेंबर है फ्यूकस, उसमें भी पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो वो किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। उसी के साथ साथ यहाँ पर जब मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करती हूँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इतना ध्यान रखिए क्योंकि लाइफ साइकिल बड़ी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रही हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। और इसके अलावा एक और बात, जैसे कि कैल्प है, एक्टोकार्पस है, उसमें भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो ये साइकिल्स आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलेंगे, संवहनीय क्रिप्टोगेम्स का एक उदाहरण चुनिए। पहला है गिंगो, दूसरा है स्फैग्नम, तीसरा है सिट्रस और चौथा है एडियंटम। तो यहाँ पे वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात की है। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। पूरे प्लांट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा है फिनेरोगेम्स, फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स वो होते हैं जिनमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाता है। लेकिन क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो इसमें थेलोफाइट आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट्स आते हैं, ये तीनों आते हैं क्रिप्टोगेम्स में। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आता है, ये भी नहीं आएगा स्फैग्नम क्योंकि ये मोसेस हैं, ठीक है, ये आपके आती हैं, ये इसमें नहीं आएगी, सिट्रस नहीं आएगा, और इसमें आ जाएगा आपके एडियंटम। तो यहाँ पर संवहनीय क्रिप्टोगेम्स के बारे में क्योंकि इसने पूछा है, तो संवहनीय जिसमें सबसे पहले वेस्कुलर आया है, वेस्कुलर, तो वो है आपका एडियंटम। मोसेस में नहीं आया था, स्फैग्नम में नहीं आया था। ठीक, आगे चलेंगे। जिम्नोस्पर्म के संबंध में गलत को चुनिए। सभी सदस्य समबीजाणुक होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। सभी सदस्य समबीजाणुक नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। सभी सदस्य बहुवर्षीय पादप हैं, और ये सही है। नर युग्मकोद्भिद केवल सीमित संख्या में कोशिकाएं होती हैं, ये मरुद्भिद अनुकूलन दर्शाते हैं, तो ये सभी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है पहला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के डायग्राम दिए गए हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपने अच्छे से पढ़े भी होंगे। ये वाला डायग्राम कारा का है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपके पॉलीसिफोनिया का है, पॉलीसिफोनिया, ठीक है, और ये वाला डायग्राम आपके ये है आपके डिक्टियोटा से है, नहीं ये वाला डिक्टियोटा से है, डिक्टियोटा से, और ये है आपके फ्यूकस, ये है आपके फ्यूकस, ये है डिक्टियोटा, 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 ठीक है, ये है डिक्टियोटा से। कारा आपके ग्रीन एल्गी है, तो ये बिल्कुल मैच है, ग्रीन एल्गी, पायरिनोइड की उपस्थिति, संचित भोजन, सही है। यहाँ पे गलत मिलान का चयन करना है। ये आपके पॉलीसिफोनिया है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी के अंदर आता है, ये सही मैच है, फाइकोरिथ्रीन वर्ण के, सही है। थर्ड है यहाँ पे ये हरे शैवाल है, जबकि ये हरे शैवाल नहीं है, ये आपके कैसे है, ये आपके भूरे शैवाल है, ये है भूरा शैवाल, भूरे शैवाल है, फ्यूकोजेंथिन है, पॉली
पॉलीसल्फेट है, एस्टर है, ये सही है, लेकिन ये हरे शैवाल लिखा हुआ है इसलिए ये गलत मैच है। तो यही आपका आंसर है। दूसरा ये भूरा शैवाल है, बिल्कुल सही है, इसमें चल बीजाणु 2 कशाप पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम याद रखने हैं। ठीक, कारा सबसे इंपॉर्टेंट है, कारा है, पॉलीसिफोनिया है, और जो डायग्राम दिए हुए हैं यहाँ पे डिक्टियोटा का और इसका फ्यूकस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लैंगिक अंग अर्धसूत्री विभाजन होता है, लैंगिक अंग युग्मनज बीजाणुद्भिद के संपुटन में और प्रोटोनिमा में। तो यहाँ पे बीजाणुद्भिद, जो बीजाणुद्भिद होता है स्पोरोफाइट, उसके संपुटन में यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल होता है, यहाँ पर हैप्लोडिप्लोटिक प्रकार का लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को अच्छे से देखो तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर स्पोर मदर सेल बनती है, फिर उसके अंदर मियोसिस होता है, फिर स्पोर बनते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे चलती है। ब्रायोफाइट शैवाल से किसमें भिन्न होते हैं, ब्रायोफाइट शैवाल से किसमें भिन्न होते हैं, एक सुविकसित स्वतंत्र बीजाणुद्भिद की उपस्थिति में, भ्रूण की उपस्थिति में, और स्त्रीधानी की उपस्थिति में, और संवहन ऊतक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे संवहन ऊतक होते नहीं है, स्त्रीधानी की उपस्थिति अनुपस्थिति में। तो स्त्रीधानी मतलब इसके पास में आर्किगोनियम तो होती है और यहाँ पे अनुपस्थिति लिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। भ्रूण की उपस्थिति बिल्कुल सही है कि ब्रायोफाइट और शैवाल इन दोनों में भिन्नता आती है भ्रूण की उपस्थिति में। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। निम्न में से कौन सा लघुपर्णी टेरिडोफाइट है, किसके पास में लघुपर्ण है। पहला दिया हुआ है सिलेजिनेला, दूसरा दिया हुआ है लाइकोपोडियम, इन दोनों के पास में लघुपर्ण है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, इनके पास में नहीं होता है। तो लघुपर्ण किसके पास में होता है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम के पास में। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इसके बाद में आता है किस लाइकेन का उपयोग लिटमस बनाने में किया जाता है, इसमें आएगा आपके रोसेला। ठीक है, इसके बाद निम्न कथनों को पढ़िए। अर्नेस्ट मेयर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के उद्विकासीय जीव वैज्ञानिक थे जिन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया है, ये सही है। सभी जीवित जीव वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं और निर्जीव वस्तु में उपापचय दर्शाती है, जो कि गलत है। तो अब यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर आपके आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है दिए गए लक्षणों के आधार पर जीव के समूह को पहचानिए। दो कशाभिका की उपस्थिति, पादप संपोषण, पट्टिकामय सेलुलोज कोशिका भित्ति और अधिकांशतः समुद्री। तो यहाँ पे पादप संपोषण लिखा हुआ है, ये डायनोफ्लेजिलेट्स का लक्षण है क्योंकि इसके पास में 2 कशाभ हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके फोर्थ, क्योंकि इसमें सेलुलोज की पट्टिका भी है, तो ये डायनोफ्लेजिलेट्स के पास में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है पादपों में लैंगिक वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, अर्नेस्ट मेयर ने, बेंथम हुकर ने और थियोफ्रास्टस ने। तो लैंगिक वर्गीकरण सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। किस पादप समूह में अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा के पास में, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं, तो इनके पास में गुरु बीजाणुधानी बिल्कुल कवर युक्त होती है। ठीक है, इसमें आपके आ जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, और इसके बाद निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कायिक जनन प्राय तंतु में खंडन से होता है। अलैंगिक जनन 2 से 8 कशाभिक युक्त चल बीजाणु से होता है। पायरिनोइड स्टार्च से प्रोटीन रखते हैं। इनमें से कौन से कथनों के लिए सही है, कौन से कथनों के लिए विकल्प सही है। पहला है डाईएटम, दूसरा है क्लोरोफाइसी, तीसरा है फियोफाइसी और चौथा है रोडोफाइसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायरिनोइड स्टार्च और प्रोटीन रखते हैं, तो ये क्लोरोफाइसी की विशेषता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। इसके बाद में 34 है, इसमें मैच करना है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर मैच करते हैं। इसमें फर्स्ट में आ जाएगा आपके बी, हरे शैवाल है, क्लोरोफिल ए और बी, और इसका मैच आ जाएगा आपके स्टार्च, इसके पास में सुरक्षित भोजन होता है आर। तो ये मैच कर लीजिए, किस में मैच हो रहा है, बी आर,
और इसमें मैच हो रहा है। फिर सेकंड मैच करते हैं, सेकंड में आता है भूरे शैवाल। तो भूरे शैवाल के पास में होता है ए और सी, और इसके पास में पाया जाता है लैमिनेरिन, तो इसके पास में पाया जाता है आरक्षित भोजन लैमिनेरिन। तो यहाँ पर मैच कर लेते हैं, इसमें सी एस आ रहा है, इसमें सी पी आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैचिंग हो रही है वो इससे हो रही है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। और बाकी का मैच अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 35, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पर्णिल प्ररोह के शीर्षों पर स्थित होते हैं। कायिक जनन खंडन के द्वारा तथा द्वितीयक प्रोटोनीमा में मुकुलन के द्वारा होता है। कौन सा एक विकल्प सही दिए गए कथनों के लिए सही नहीं है? तो इसमें पहला दिया हुआ है रिक्सिया, दूसरा है सिलेजिनेला, तीसरा है ड्रायोप्टेरिस, चौथा है फ्यूनेरिया। तो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, तो किसमें युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है? फ्यूनेरिया में। तो ये आपके आंसर थे, ठीक है। तो अब इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।